Hello everybody, this is Sandeep Chaudhary and welcome to Textile 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डोबी शेडिंग मैकेनिज्म। डोबी शेडिंग एक शेडिंग मैकेनिज्म है जो शेड बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम टैपेट की हेल्प से बना सकते हैं, डोबी की हेल्प से बना सकते हैं और जैकार्ड की हेल्प से बना सकते हैं। तीन तरीके से हम शेडिंग मैकेनिज्म कर सकते हैं वीविंग करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे डोबी शेडिंग मैकेनिज्म। डोबी शेडिंग में भी दो टाइप होते हैं, किनले डोबी और क्लाइमेक्स डोबी। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेक्स डोबी कि क्लाइमेक्स डोबी क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन, क्लाइमेक्स डोबी की कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कहाँ पर ज्वाइन होते हैं, और क्लाइमेक्स डोबी की वर्किंग कि क्लाइमेक्स डोबी कैसे काम करती है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। शेडिंग प्राइमरी मोशन का पहला मोशन होता है जो वीविंग के लिए जरूरी होता है। शेडिंग के अंदर हम शेड फॉर्मेशन करते हैं, वार प्यांस को दो लेयर में डिवाइड करते हैं ताकि वार प्यांस के बीच में से वेफ्ट को पास किया जा सके और वार और वेफ्ट यार्न की इंटरलेसमेंट की जा सके, जिससे हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। तो शेडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें वीवर्स बीम से आने वाले वार प्यांस को दो लेयर में डिवाइड किया जाता है हील्ड शाफ्ट की मदद से। शेडिंग करने के लिए हमें अलग अलग मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ती है जिनका हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो शेडिंग मैकेनिज्म यूज किया गया था उसका नाम है टैपेट शेडिंग। टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं कि टैपेट शेडिंग में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे टैपेट शेडिंग काम करती है। और वीविंग मोशंस के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मोशंस ऑफ वीविंग, उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि वीविंग के कौन कौन से मोशन होते हैं। तो अब बात करते हैं कि टैपेट शेडिंग के अलावा डोबी शेडिंग दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें हम डोबी का यूज करते हैं। जो थोड़े कॉम्प्लेक्स डिजाइन होते हैं उसके लिए हम डोबी का यूज करते हैं, क्योंकि टैपेट में 6 से 8 हील्ड शाफ्ट तक के डिजाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि डोबी के अंदर हम 24 से 36 हील्ड शाफ्ट यूज कर सकते हैं। मतलब हम ज्यादा बड़ा डिजाइन डोबी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हम उस डोबी के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, जैसा कि कारपेट में होता है, बेडशीट्स में होता है, बहुत बड़े बड़े डिजाइन होते हैं, तो उसके लिए हम जैकार्ड शेडिंग का यूज करते हैं। तो जैकार्ड शेडिंग में हम सिंगल यार्न को भी कंट्रोल कर सकते हैं और जितना बड़ा डिजाइन है वो भी हम जैकार्ड के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे डोबी शेडिंग की कि डोबी किस प्रकार से काम करती है। डोबी के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, किनले डोबी और क्लाइमेक्स डोबी। किनले डोबी और क्लाइमेक्स डोबी दोनों में बाकी पार्ट सेम होते हैं, सिर्फ उनमें फर्क होता है। जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये जो लीवर है ये लीवर चेंज करते हैं हम किनले डोबी में, बाकी सारे पार्ट्स किनले डोबी और क्लाइमेक्स डोबी में सेम होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेक्स डोबी। क्लाइमेक्स डोबी के अंदर हम हील्ड शाफ्ट को कंट्रोल करने के लिए जैक और लीवर सिस्टम का यूज करते हैं। जैक की सहायता से हम डोबी को कंट्रोल करते हैं, लीवर की सहायता से हम जैक को कंट्रोल करते हैं। एक पूरा मैकेनिज्म होता है इसके अंदर जिसकी मदद से डोबी को चलाया जाता है। टैपेट लूम के बॉटम में लगी होती है और डोबी लूम के टॉप पर लगी होती है। तो डोबी के अंदर हम जो हील्ड शाफ्ट है उसकी अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, कोई एक मूवमेंट उसके अंदर कंट्रोल करते हैं, दूसरी मूवमेंट के लिए हम कोई दूसरा मैकेनिज्म यूज करते हैं। मान लीजिए हमने डोबी से हील्ड शाफ्ट को लिफ्ट कर दिया, तो हील्ड शाफ्ट को वापस नीचे लाने के लिए हम स्प्रिंग मैकेनिज्म का यूज करते हैं। स्प्रिंग की सहायता से हम हील्ड शाफ्ट को नीचे लेके आते हैं। तो डोबी बेसिकली डोबी के अंदर हम जैक और लीवर सिस्टम का यूज करके हील्ड शाफ्ट को कंट्रोल करते हैं।
अब बात करते हैं डोबी की कंस्ट्रक्शन की, कि डोबी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लाइमेक्स डोबी का डायग्राम है। इस पूरे डायग्राम के अंदर सारे पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं, कौन सा पार्ट कहाँ पर कनेक्टेड है वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉटम शाफ्ट से। बॉटम शाफ्ट लूम के बॉटम में लगी होती है, मोटर से ड्राइव मिलती है और वो ड्राइव लूम को चलाने का काम करती है। तो बॉटम शाफ्ट, यहाँ से बॉटम शाफ्ट कनेक्टेड है इस लिंक से, और इस लिंक के साथ ये ड्राइविंग शाफ्ट है। जो बॉटम शाफ्ट से ड्राइव आ रही है वो ड्राइव मिल रही है इस ड्राइविंग शाफ्ट को, जो डोबी को ड्राइव देने का काम करती है। तो जो हमारी बॉटम शाफ्ट है उससे कनेक्टेड है लिंक। इस लिंक की सहायता से हमने ड्राइविंग शाफ्ट को कनेक्ट किया हुआ है। ये ड्राइविंग शाफ्ट ऊपर जाकर इस टी लीवर से कनेक्ट होती है। ड्राइविंग शाफ्ट का फंक्शन होता है बॉटम शाफ्ट से जो ड्राइव आ रही है उसको ट्रांसफर करना। ड्राइविंग शाफ्ट बॉटम शाफ्ट की ड्राइव को ट्रांसफर करती है ऊपर टी लीवर तक। ये ड्राइविंग शाफ्ट का फंक्शन होता है। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, टी शेप का होने की वजह से इसे टी लीवर कहा जाता है। इस टी लीवर के अंदर 2 स्लॉट्स होते हैं, बीच में इसका फलक्रम पॉइंट होता है। यहाँ पर हमने इसको स्टड की सहायता से ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट किया हुआ है। ये टी लीवर 2 स्लॉट आगे हैं इसके अंदर और ये इसका फलक्रम पॉइंट है। टी लीवर का फंक्शन होता है जो नाइफ है, अपर नाइफ और लोअर नाइफ, उनको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट देना। टी लीवर इस प्रकार से लगा हुआ है, तो ये एक बार आगे, ये पार्ट जो है यहाँ पर है, तो ये इस प्रकार से मूव करता है, एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड। तो जो टी लीवर है उसकी मूवमेंट इस प्रकार से होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो जब ये टी लीवर बैकवर्ड जाता है तो इसका टॉप पार्ट बैक में जा रहा है और बॉटम पार्ट फॉरवर्ड आ रहा है, जिसकी वजह से अपर नाइफ पीछे जाता है, लोअर नाइफ आगे आता है। इसके दोनों स्लॉट्स के अंदर एक स्लॉट में अपर नाइफ है, दूसरे स्लॉट में लोअर नाइफ है। 2 स्लॉट होते हैं टी लीवर के अंदर। तो अपर नाइफ अपर हुक को कंट्रोल करता है, अपर नाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं अपर हुक और लोअर नाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं लोअर हुक। जैसा मैंने बताया, इसके अंदर हम जैक और लीवर और हुक और नाइफ सिस्टम का यूज करते हैं। तो जब टी लीवर की मूवमेंट होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो उससे जो नाइफ कनेक्टेड होते हैं वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं। तो वो चीजें हम वर्किंग में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कौन सा पार्ट कहाँ से कनेक्टेड है। तो लोअर नाइफ, लोअर हुक, अपर हुक। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, अपर हुक के नीचे एक नीडल लगी हुई है जो उसको सपोर्ट करती है, जिसके ऊपर ये हुक रेस्ट करता है। अगर वो नीडल हट जाए तो हुक नीचे गिर जाता है, हुक उसको होल्ड करके रखता है। हुक उसको, जैसे ही वो नीडल हट जाए तो हुक नीचे गिर जाता है, नीडल उसको सपोर्ट करके रखती है। दूसरी नीडल शॉर्ट नीडल, लॉन्ग नीडल, 2 तरह की नीडल है। जैसे अपर हुक और लोअर हुक है, अपर नाइफ लोअर नाइफ है, इसी प्रकार से लॉन्ग नीडल जिनकी लेंथ ज्यादा है जो अपर हुक को कंट्रोल करती हैं, और शॉर्ट नीडल जो लोअर हुक को कंट्रोल करती है। मतलब शॉर्ट नीडल की मूवमेंट से लोअर हुक की मूवमेंट होगी अप या डाउन, और लॉन्ग नीडल की मूवमेंट से अपर हुक की मूवमेंट होगी अप या डाउन। उसके बाद ये हुक यहां से इस एस लीवर के अंदर, इसकी शेप एस से मिलती जुलती है, इसलिए इसे एस लीवर कहा जाता है। इस एस लीवर के टॉप में अपर हुक कनेक्टेड है और बॉटम में लोअर हुक कनेक्टेड है इसके साथ। तो अगर एस लीवर की मूवमेंट होगी तो इन हुक्स की भी मूवमेंट होगी, या अगर हुक की मूवमेंट हो रही है तो लीवर को भी मूव करना पड़ता है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद ये है बाक लीवर, इसको बाक लीवर बोलते हैं, जो एस लीवर से यहां से ड्राइव होते हुए टी लीवर से अपर नाइफ लोअर नाइफ को मिली, लोअर नाइफ से अपर हुक लोअर हुक को मिली, फिर यहां से एस लीवर को, और जो एस लीवर से जो मोशन आ रहा है उस मोशन को बाक लीवर ट्रांसफर करता है। इस बाक लीवर के अंदर यहाँ पर फलक्रम पॉइंट है जिसके अराउंड ये बाक लीवर मूव करता है, इस प्रकार से इस फलक्रम पॉइंट के अराउंड ये मूव करता है। उसके बाद इसका एक पार्ट, इस बाक लीवर का एक पार्ट में यहाँ पर एक सी लीवर लगा है। ये सी लीवर इस आउटसाइड जैक को इस बाक लीवर से कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर 2 जैक लगे हुए हैं, एक इनसाइड जैक लीवर, एक आउटसाइड जैक लीवर।
तो इस आउटसाइड जैक को कनेक्ट करता है बाक लीवर से ये जो सी लीवर है या सी लिंक जो है, जो ये डार्क पोर्शन आपको दिखा रहा है, इसकी शेप सी जैसी होती है इसलिए इसे सी लीवर कहा जाता है। ये सी लीवर आउटसाइड जैक लीवर को बाक लीवर के साथ कनेक्ट करता है जिससे मोशन आउटसाइड जैक लीवर को ट्रांसफर होता है। यही बाक लीवर से ही एक लिंक बाहर जा रहा है जो इनसाइड जैक लीवर के अंदर। उसके बाद जैक लीवर के बाद ये कनेक्टिंग कॉर्ड है। कनेक्टिंग कॉर्ड का फंक्शन होता है जैक लीवर से हील शाफ्ट को कनेक्ट करना। ये हील शाफ्ट है, लूम के ऊपर जो हील शाफ्ट होती है लूम के अंदर, डोबी लूम के ऊपर लगी होती है। तो ये हमारी पूरी हील शाफ्ट है। इसके अंदर ये हील वायर है। हील वायर के अंदर एक हील आई होती है जिसके अंदर से हम वायर पे हमको पास करते हैं। अगर ये हील शाफ्ट अप होती है तो अपने साथ जो भी धागे इसके अंदर हमने पास किए हुए हैं उनको अपने साथ ऊपर लेकर जाती है। जब नीचे आती है तो उन धागों को नीचे लेकर आती है। अब इस हील शाफ्ट के नीचे यहाँ पर आप देखिए स्प्रिंग, जो इसको डाउनवर्ड मूवमेंट नीचे लाने के लिए जो हमने सिस्टम यूज किया है वो स्प्रिंग का सिस्टम है। स्प्रिंग की सहायता से हम इनको नीचे लेकर आते हैं। ऊपर ले जाने के लिए हमने डोबी का यूज किया है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए डोबी, डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए स्प्रिंग। जब डोबी इनको ऊपर उठाती है तो स्प्रिंग इनको वापस नीचे लेकर आते हैं शेडिंग होने के बाद, पिकिंग होने के बाद। तो ये थे पार्ट्स और कंस्ट्रक्शन क्लाइमैक्स डोबी की, कि किस प्रकार से सारे पार्ट्स कनेक्टेड हैं। हमारे ये कुछ पार्ट रह गए हैं। जो ये नीडल है ये कनेक्टेड होती हैं इन दो प्रकार के फिलर्स से। दो फिलर्स होते हैं, एक प्लेन फिलर, ये प्लेन फिलर है जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, और ये जो हुक पीछे जिसके हुक दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं हुक्ड फिलर। हम इसके अंदर दो तरह के फिलर यूज करते हैं, लॉन्ग नीडल और शॉर्ट नीडल के लिए। लॉन्ग नीडल के लिए हम प्लेन फिलर यूज कर लॉन्ग नीडल के लिए हम प्लेन फिलर यूज करते हैं, शॉर्ट नीडल के लिए हम हुक्ड फिलर यूज करते हैं। ये सीरीज में लगे होते हैं, सिर्फ आपको दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये सीरीज में होते हैं। इसी प्रकार नीडल सीरीज में होती है। जैसे मेरे हाथ की 4 उंगलियां हैं, आपको अगर मैं इस व्यू में दिखाऊं तो आपको सिर्फ बाहर की जो फिंगर है वही दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे 3 फिंगर और हैं। इसी प्रकार से इस नीडल के पीछे उतनी ही नीडल्स होती हैं जितने हुक हैं। मान लीजिए इसके अंदर 8 हुक हैं तो 8 नीडल मिलेंगी आपको। लॉन्ग नीडल 8 मिलेंगी, ये अगर 8 हैं तो 8 शॉर्ट नीडल मिलेंगी, 8 आपको नाइफ मिलेंगे, 8 फिलर मिलेंगे। शॉर्ट के लिए अलग फिलर, लॉन्ग के लिए अलग फिलर। ये फिलर कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर पैटर्न सिलेंडर लगा होता है, एक छोटा सा सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर को ड्राइव मिलती है टी लीवर से। दूसरी साइड एक चेन होती है, वो चेन इसको ड्राइव मिलती है। जब टी लीवर की मूवमेंट होती है तो उससे सिलेंडर की मूवमेंट होती है। जब टी लीवर फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करता है तो वो अपने साथ सिलेंडर को भी मूवमेंट देता है। सिलेंडर घूमता रहता है, 1 बाय 1 सिलेंडर घूमता है, जिसकी वजह से जो ऊपर इसके पैटर्न चेन है, वुडन चेन, लकड़ी से बनी हुई चेन होती है, उसके अंदर स्लॉट्स होते हैं छोटे छोटे। उन स्लॉट्स के अंदर हमने प्लान लगाया होता है कि हमें कब हमारी हीट शाफ्ट को लिफ्ट करना है, कब हमारी हीट शाफ्ट को डाउन करना है। तो ये वुडन चेन लगी हुई है जिसके अंदर फिलर्स लगे होते हैं जो इन फिलर्स को अप या डाउन करने का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं वो हम अभी वर्किंग में देखेंगे। तो ये सारे पार्ट्स थे जो एक क्लाइमैक्स डोबी के अंदर होते हैं, जिन पार्ट से मिलकर क्लाइमैक्स डोबी बनती है। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि क्लाइमैक्स डोबी काम कैसे करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर बॉटम शाफ्ट से ड्राइव मिलती है। सबसे पहले बॉटम शाफ्ट को ड्राइव मोटर से मिलती है और बॉटम शाफ्ट की ड्राइव लिंक के थ्रू ड्राइविंग शाफ्ट को ट्रांसफर होती है। जब ड्राइविंग शाफ्ट को मूवमेंट मिलती है, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है इसकी इस प्रकार से। ड्राइविंग शाफ्ट अप डाउन इस प्रकार से मूव कर रही है। अब ये जो टी लीवर है इसके साथ कनेक्टेड है। जब ड्राइविंग शाफ्ट नीचे आती है तो टी लीवर नीचे आता है। जो हमारा टी लीवर है इसकी मूवमेंट ऐसे होती है। अब ये मान लीजिए टी लीवर है हमारा, ये इस प्रकार से। अगर मैं इस टी लीवर को यहां से डाउन करूंगा बैक से तो ये पार्ट इस प्रकार से पीछे जाएगा। जो टॉप पार्ट है वो पीछे जा रहा है, बॉटम पार्ट आगे आ रहा है। तो ड्राइव अप एंड डाउन जो ड्राइव थी वो फॉरवर्ड बैकवर्ड में कन्वर्ट हो रही है। तो टी लीवर जब बैक जा रहा है
और नीचे का पार्ट फॉरवर्ड आता है, तो ये जो अपर नाइफ है, ये अपर नाइफ पीछे की तरफ जाएगा, ये लोअर नाइफ आगे की तरफ आएगा, क्योंकि ये टी लीवर के साथ कनेक्टेड है। ये पार्ट, अगर ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पीछे जा रहा है, ये पार्ट आगे आ रहा है, तो ये नाइफ पीछे जाएगा, ये नाइफ आगे आएगा। अब जो हमने पैटर्न लगाया है, उस पैटर्न के ऊपर जो हमारी पैटर्न चेन होती है वो इस प्रकार से होती है। ये मैं आपको उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये आपको साइड व्यू। ये चेन हमने इस प्रकार से लगा रखी है। इनको वुडन लेग्स कहा जाता है। ये वुडन लेग्स हैं, इनके अंदर होल होते हैं ऐसे इस प्रकार से। तो ये वुडन लेग्स हैं, इनके अंदर होल्स होते हैं। इन होल्स के अंदर हम वुडन पैड लगाते हैं छोटे छोटे इस प्रकार के, जहां पर हमें हमारी हील शाफ्ट को लिफ्ट करना है या डाउन करना है, उसके हिसाब से जो भी हमारा प्लान है, वीविंग का जो प्लान है, डिजाइन का जो प्लान है, वो प्लान इसके अंदर हम लगाते हैं। अब जहां पर भी हमें लिफ्ट करना है, वहां पर हम इसके अंदर वुडन, एक वुडन का छोटा सा पैक बोलते हैं उसको, वुडन का पार्ट होता है, वो इसके अंदर हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से फिलर को मूवमेंट मिलती है। अब मान लीजिए जब ये सिलेंडर रोटेट करता है, टी लीवर से ही इसको ड्राइव मिलती है, टी लीवर की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट से इसको ड्राइव मिलती है। तो जब टी लीवर से सिलेंडर रोटेट करता है और यहाँ पर एक हमने फिलर लगा रखा है, वो फिलर क्या करता है, वो पैक क्या करता है, इस फिलर को इस यहां से लिफ्ट करता है, क्योंकि जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा और यहाँ पर इस पार्ट पे कुछ लगा हुआ है, तो जब सिलेंडर का वो पार्ट यहाँ पर आएगा तो इसको लिफ्ट करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये फिलर है और जब यहाँ पर ये पैक लगा हुआ पार्ट आएगा तो इसको इस प्रकार से लिफ्ट करेगा ये पार्ट, क्योंकि इसका फलक्रम यहाँ पर होता है, फिलर का फलक्रम यहाँ पर होता है। इस पॉइंट के अराउंड ये फिलर अप एंड डाउन होते हैं इस प्रकार से। इनकी मूवमेंट, फिलर की मूवमेंट इस तरह से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन इस तरह से होती है। तो यहाँ पर कोई पार्ट आएगा तो उसको लिफ्ट करेगा, ये पार्ट लिफ्ट होगा और ये पार्ट डाउन होगा। एक पार्ट अप हो रहा है, दूसरा पार्ट डाउन हो रहा है। जब ये डाउन होता है तो इसकी वजह से जो नीडल इसके ऊपर रेस्ट करी है वो नीडल नीचे आती है। इस नीडल के नीचे आने से जो नाइफ इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है वो नीचे गिर जाता है और वो इस नाइफ के साथ इंगेज हो जाता है, वो हुक इस नाइफ के साथ इंगेज हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहां से ड्राइव मिली सिलेंडर को, सिलेंडर से ड्राइव मिली पैटर्न चेन को, पैटर्न चेन के ऊपर हमने पैग लगाया हुआ था, वुडन पैग। उस वुडन पैग ने इस पार्ट को लिफ्ट किया, इस पार्ट को डाउन किया, उसकी वजह से जो नीडल थी वो डाउन हुई। नीडल के डाउन होने से जो हुक था वो डाउन हुआ और वो इस नाइफ के साथ इंगेज हो जाएगा। जैसे ही वो इसके साथ इंगेज होगा, अगर टी लीवर पीछे जा रहा है तो वो अपने साथ इस नाइफ को खींच लेगा, क्योंकि ये आपस में ऐसे इंगेज हो जाएंगे। ये मान लीजिए अपर नाइफ है और ये हुक है, तो ये आपस में ऐसे इंगेज हो जाएंगे। अगर अपर नाइफ इस प्रकार से आगे, टी लीवर इस प्रकार से उसको खींच रहा है, तो ये नाइफ अपने साथ इस हुक को खींच के ले जाएगा आगे की तरफ। तो ये पार्ट आगे जा रहा है, ये पार्ट पीछे आ रहा है, इस प्रकार से मूवमेंट हो रही है दोनों। ये टी लीवर की मूवमेंट इस प्रकार से हो रही है। तो अपर हुक फॉरवर्ड आ रहा है और लोअर हुक बैकवर्ड जा रहा है ऐसे। तो जब अपर हुक फॉरवर्ड आएगा तो यहां से कनेक्टेड होने के कारण वो एस लीवर को अपनी तरफ खींचेगा, फॉरवर्ड करेगा, तो ये पार्ट ऐसे घूम जाता है। ये मान लीजिए ऐसे है, तो अपर हुक के आगे जाने की वजह से इसको ऐसे खींचेगा। ये हमारा एस लीवर है, जब अपर हुक आगे जा रहा है तो इसको ऐसे खींचेगा, इस लोअर पार्ट को पीछे की तरफ करेगा। यहां पर ये मूवमेंट हो रही है टी लीवर की वजह से। अपर नाइफ पीछे जा रहा है, उसकी वजह से अपर हुक पीछे जा रहा है, अपर हुक अपने साथ एस लीवर के टॉप पार्ट को आगे की तरफ खींच रहा है। जब ये आगे खींच रहा है तो इस पार्ट को पीछे खींच रहा है। जब ये इस पार्ट को इस प्रकार से मूव कर रहा है तो जो ये हमारा ये लीवर इनसाइड जैक लीवर बाक लीवर से कनेक्टेड है, तो बाक लीवर को ये जो एस लीवर है जब ये ऐसे मूव करेगा
ये मान लीजिए इस प्रकार से कनेक्टेड है आपस में, तो ये जब इसको ऐसे मूव करेगा तो लीवर यहां से ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे ऊपर उठेगा, एस लीवर की मूवमेंट ऐसे हो रही है, तो ये पार्ट जो ये मान लीजिए हमारा बाक लीवर है, तो ये बाक लीवर ऊपर उठेगा। बाक लीवर के ऊपर उठने की वजह से इनसाइड जैक लीवर ऊपर उठेगा। जब इनसाइड जैक लीवर ऊपर उठेगा और बाक लीवर इस प्रकार से घूमेगा तो एस लीवर आउटसाइड जैक लीवर को भी ऊपर उठाएगा। तो इनसाइड जैक लीवर और आउटसाइड जैक लीवर दोनों ऊपर उठेंगे, जिसकी वजह से हीट शाफ्ट ऊपर उठेगी। जब हीट शाफ्ट ऊपर उठेगी तो बार प्यांस जो इसके अंदर पास हैं वो ऊपर उठेंगे, जिसकी वजह से शेड बनेगा। दूसरी हीट शाफ्ट नीचे, और जो इस लीवर के साथ जो कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीवर होते हैं लाइन में, ये सिर्फ एक लीवर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बहुत सारे लीवर हैं जिनसे हीट शाफ्ट कनेक्टेड है। जो जो लीवर ऊपर उठेंगे, मान लीजिए टोटल 8 लीवर हैं, फर्स्ट लीवर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी इसके पीछे हैं, तो मान लीजिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ ये 3 लीवर ऊपर उठ रहे हैं, तो पहली, तीसरी और 5वीं हीट शाफ्ट ऊपर उठेगी, दूसरी, चौथी, छठी हीट शाफ्ट नीचे रहेगी, जिसकी वजह से बार प्यांस डिवाइड हो जाएंगे और शेड फॉर्म होगा, शेडिंग होगी, जो कि हमारा पर्पस है, जो कि हम करना चाहते हैं क्लाइमैक्स डोबी से। तो शेडिंग होने के बाद पिक जाएगी, पिकिंग होगी, पिक जाने के बाद बीटअप होगा और हमारा फैब्रिक बन जाएगा। तो इस प्रकार से शेडिंग होती है क्लाइमैक्स डोबी से। उसके बाद जब पिकिंग हो जाएगी, बीटअप हो जाएगा, तो स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग दिखाई दे रहे हैं, ये हीट शाफ्ट को वापस उसी पोजीशन में ले आएंगे और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो सारा सिस्टम इस प्रकार से काम करता है डोबी शेडिंग का। तो सबसे पहले बॉटम शाफ्ट से ड्राइव मिली ड्राइविंग शाफ्ट को, ड्राइविंग शाफ्ट ने अप एंड डाउन मूव किया, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट की, जिसकी वजह से टी लीवर की फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हुई। जब टी लीवर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है तो सिलेंडर को रोटेशन मिलती है, सिलेंडर घूमता है, सिलेंडर के घूमने से पैटर्न चेन रोटेट करती है। पैटर्न चेन के ऊपर हमने डिजाइन के हिसाब से वुडन पैग लगा रखे हैं। वुडन पैग, ये जो फिलर हैं, प्लेन फिलर या हुक्ड फिलर, उनको लिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक पार्ट लिफ्ट होता है, दूसरा पार्ट डाउन होता है। ये जब डाउन होता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए ये हुक, ये शॉर्ट नीडल डाउन होगी तो ये हुक इसके साथ इंगेज हो जाएगा नाइफ के साथ। अगर लॉन्ग नीडल डाउन होती है तो अपर हुक इंगेज हो जाएगा नाइफ के साथ, अपर हुक इंगेज हो जाएगा नाइफ के साथ, जिससे इंगेजमेंट होने की वजह से जब टी लीवर पीछे की तरफ जाएगा तो अपने साथ नाइफ को लेके जाएगा। जब नाइफ को लेके जाएगा तो एस लीवर मूव करेगा, एस लीवर की मूवमेंट से बाक लीवर मूव करता है, बाक लीवर की मूवमेंट से जैक इनसाइड और आउटसाइड जैक लीवर मूव करते हैं, क्योंकि सी लीवर से इनसाइड और आउटसाइड जैक लीवर कनेक्टेड है। उसके बाद हीट शाफ्ट को अप करते हैं, ये दोनों लीवर हीट शाफ्ट को ऊपर उठाते हैं। शेडिंग, पिकिंग, बीटअप होने के बाद स्प्रिंग वापस हीट शाफ्ट को डाउनवर्ड लेके आते हैं। तो इस प्रकार से सारी ड्राइव यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होती है और क्लाइमैक्स डोबी काम करती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं अलग अलग टॉपिक के, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही वीडियो बन जाएगा वो हम हमारे चैनल पे अपलोड कर देंगे। इससे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस टॉपिक की नॉलेज मिल सके। कमेंट कीजिए, आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।